सभी श्रोताओं और दर्शकों का आभार इस सेशन में आने के लिए। आज इस प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के सेगमेंट में जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वह है समय और इतिहास भाग 1। मेरे साथ मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा हैं और इस लेक्चर में हम लोग समय और इतिहास यानी इतिहास में समय की प्रासंगिकता को समझने की कोशिश करेंगे। पहले कोशिश यह होगी कि पारिभाषिक तौर पर या समझ के तौर पर समय से हम क्या समझें। तो जैसा कि आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न जिसका उत्तर हमें चाहिए वह है कि समय है क्या। अगर आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो आपने स्कूल टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसे कहा जाता है जिसे नापा जा सकता है। वो कोई मौलिक पदार्थ हो, उसकी कोई आधारभूत संरचना हो, उसकी कोई मूल इकाई हो। तो ऐसे तौर पर हम लोग लंबाई या मास, जिसे द्रव्यमान कहते हैं, उसको जानते हैं। और इसे हम मास को इसलिए जानते हैं क्योंकि इसे नापा जा सकता है। लंबाई को इसलिए हम समझ पाते हैं क्योंकि इसे नाप सकते हैं। उसी प्रकार तीसरा जो आयाम है, जो कि एक आधारभूत, मौलिक या मूल इकाई या फंडामेंटल एंटिटी के तौर पर समझा जा सकता है और उसे भी नापा जाता है, वह है समय। परंतु बाकी दो फंडामेंटल एंटिटीज जैसे लंबाई और द्रव्यमान से इतर समय को आप सीधे तौर पर समझ नहीं सकते क्योंकि यह अमूर्त होता है। तो जैसे लंबाई का एक मूर्त रूप होता है, मास या द्रव्यमान का एक मूर्त रूप होता है, इससे अलग समय इंटेंजिबल है। अतः इसे समग्र या पूरे तौर पर परिभाषित करना आसान नहीं है। इसलिए अगर आप इसे साइकोलॉजिकल तरीके से समझने की कोशिश करें कि आखिर समय है क्या, अगर इसका कोई मूर्त रूप नहीं है लेकिन इसे नापा जाता है तो यह है क्या, तो हम कह सकते हैं कि इट इज एन एक्सप्रेशन गिवन टू द साइकोलॉजिकल इंप्रेशन वन हैज ऑफ इंटरवल्स बिटवीन टू इवेंट्स ऑफ डिफरिंग मैग्नीट्यूड्स ऑफ दोज इंटरवल्स। यानी दो घटनाएं हैं या दो एंटिटीज हैं, उसके बीच का जो साइकोलॉजिकल इंप्रेशन है डिस्टेंस का या उसके बीच के इंटरवल का, उसे हम समय की संज्ञा दे देते हैं। और चूंकि यह एक एक्सप्रेशन मात्र है और वो भी साइकोलॉजिकल इंप्रेशन का, अतः इसकी कोई शुरुआत नहीं हो सकती, इसका कोई अंत नहीं है और यह शाश्वत है। भारतीय इतिहास के परंपरा में आपने देखा होगा कई टेलीविजन्स पर या कई सीरियल्स में समय को अंकित करने के लिए या समय को दर्शाने के लिए चक्र का प्रयोग किया जाता है। और चूंकि यह चक्र है तो इसकी कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ना ही इसकी कोई एंड पॉइंट है, और वो सदा घूमता रहता है। तो फिलॉसफिकली भारतीय परंपरा में समय की अवधारणा भी इस प्रकार की गई है और उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि हम लोग पारिभाषिक तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक और एट्रीब्यूट या फीचर समय का है, वह है कि वह केवल एक दिशा में बहता है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अतः अतीत से भविष्य की दिशा में यह बढ़ता रहता है। परंतु जैसा मैंने कहा कि ये एक एक्सप्रेशन है साइकोलॉजिकल इंप्रेशन का, समय वैसे ही समझा जाता है। अतः
अगर इसे गणित के तरीके से समझने की कोशिश करें तो संभव है कि इसे हम उल्टी दिशा में भी ले जा सकते हैं। तो जो भी नोटेशन होता है अंक का, उसमें अगर समय उससे हम नापने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप माइनस लगा देते हैं तो वो रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। और यह संभव है क्योंकि आफ्टर ऑल इट इज जस्ट अ psychological impression, or whatever expression that we use is expression for a psychological impression. आपने आइंस्टीन का नाम सुना होगा। आइंस्टीन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आज से लगभग 100 से ज़्यादा वर्ष पहले उनका जीवन काल रहा, 1900 के आसपास। और आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 200 वर्षों के जो न्यूटोनियन डोमिनेंस है फिजिक्स की, उसको उन्होंने तोड़ दिया था और एक पैराडाइम शिफ्ट, एक पर्सपेक्टिवल शिफ्ट हो चुका था फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग में, जिसमें टाइम इंक्लूडेड है। तो आइंस्टीन के हिसाब से समय वह चौथा आयाम है, इट इज द फोर्थ डायमेंशन। बाकी 3 डायमेंशन कौन है? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। किसी भी वस्तु का पोजिशनल अगर आप लोकेशन देखना चाहते हैं तो आपने ज्योमेट्री में ये पढ़ा होगा कि उसका लेंथ निर्धारित होता है, हम उसका हाइट निर्धारित करते हैं और उसका विड्थ निर्धारित करते हैं, और उससे उसकी पोजिशनल एक्सक्लूसिविटी पता चल जाती है। परंतु आइंस्टीन यहां कह रहे हैं कि उसी रियलिटी का एक चौथा डायमेंशन भी है जिसे आप इन तीनों से अलग नहीं कर सकते, और वह चौथा आयाम है जिसमें ब्रह्मांड अवस्थित है, जिसे उन्होंने नाम दिया स्पेस टाइम का। अतः इसे स्पेस से अलग नहीं किया जा सकता, ये हाइफनेटेड है। स्पेस और टाइम को अलग आप नहीं कर सकते। ये उसका आप कह सकते हैं इनएक्सट्रिकेबल फोर्थ डायमेंशन है। यह अपने आप में पूर्ण भी नहीं है क्योंकि आप इसे बाकी 3 डायमेंशन से अलग नहीं कर सकते। अतः यह देखने वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आश्रित है। यानी अगर समय को आप एब्सोल्यूट तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं तो यह गलत होगा, क्योंकि इट इज ऑलवेज अंडरस्टूड विथ रेफरेंस टू दी ऑब्जर्वर। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कहां अवस्थित हैं, देखने वाला कहां अवस्थित है, वह कहां से समय को समझ रहा है या देख रहा है, उस पर निर्भर करेगा कि आप समय की समझ कैसे कर सकते हैं। अतः अतीत की परिकल्पना केवल इस रूप में नहीं की जा सकती मानो कभी कुछ रहा हो जिसके बारे में पढ़ा जाए, बल्कि अतीत के वर्तमान में छलक जाने के तौर पर भी उसकी समझ बनाई जा सकती है। यहां तात्पर्य इतिहास से है, और अक्सर हम मानते हैं कि इतिहास जो बीती हुई घटनाएं हैं उसका अध्ययन है, और जो समय गुजर चुका है जिसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते और केवल पढ़ सकते हैं उसके बारे में, वही इतिहास है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ये एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन है और ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, तो संभव है, बल्कि यही सच्चाई भी है, कि अतीत वर्तमान में हमेशा छलकता रहता है। यानी कि देयर इज अ स्पिल ओवर ऑफ पास्ट इन द प्रेजेंट एंड ऑल्सो इन द फ्यूचर। और इसी के लिए कहा जाता है कि इतिहास डेड एंड डस्टेड सब्जेक्ट कंटेंट नहीं है, बल्कि वर्तमान हमेशा इतिहास को पुनर्निर्मित करता रहता है, और भविष्य भी अतीत को हमेशा पुनर्निर्मित करता रहेगा। यह संबंध है इतिहास का वर्तमान से, या यही संबंध है इतिहास का भविष्य से भी। इसके अलावा अगर आप डीप पास्ट की बात करें, यानी बहुत गहरे अतीत की बात करें, या भारतीय संदर्भ में आप कह सकते हैं कि अगर हम प्राचीन भारतीय
समय या उस समय की घटनाओं की समझ बनाने की कोशिश करें, तो इसके बारे में मैं कोट कर रहा हूं, और ट्रॉटमैन को मैं कोट कर रहा हूं यहां, आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं। डीप पास्ट लिव्स इन द प्रेजेंट थ्रू नंबरलेस कोटिडियन री इनैक्टमेंट्स। कोटिडियन का मतलब है एवरीडे, जो आम जीवन में हम लोग कुछ भी करते रहते हैं, किसी को सम्मान देते हैं, खाते हैं, सोते हैं, एक विशेष तरीके से चीज़ों को करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, हमारा चाल एक तरीके का होता है। तो दीज आर कोटिडियन री इनैक्टमेंट्स। सो डीप पास्ट लिव्स इन द प्रेजेंट थ्रू नंबरलेस कोटिडियन री इनैक्टमेंट्स। हम जो करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि अनायास ऐसा करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि डीप पास्ट से, काफी गहरे अतीत से, लंबे अतीत से हम वैसा ही करते आ रहे हैं। तो ये एक प्रकार का री इनैक्टमेंट है। प्रेजेंट इज नथिंग मोर देन री इनैक्टमेंट ऑफ द डीप पास्ट, एंड देयरफॉर इट लिव्स थ्रू आवर थॉट्स एंड एक्शंस, iterations of words, concepts, ancient inventions, ways of doing things, form of reckoning, eating, ये सभी कोटिडियन कंसर्न्स हैं, ये सभी एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। किसी चीज के बारे में हम क्यों एक समझ रखते हैं, एक विशेष प्रकार का समझ रखते हैं, और अलग अलग संस्कृतियां अलग अलग चीजों के बारे में अलग समझ रखती है, और वो इसलिए ऐसा समझ नहीं रखती क्योंकि वर्तमान में वो समझ वैसा बनाना चाहती है, बल्कि क्योंकि लंबे अतीत से वो वैसा ही करते आ रहे हैं। अतः वर्तमान भी एक तरह से पास्ट का री इनैक्टमेंट है। अब अगर भारतीय संदर्भ में देखें, और जो आप कह सकते हैं कि आधुनिक तरीके से इतिहास लेखन की परंपरा जो शुरू हुई 18वीं शताब्दी के लास्ट क्वार्टर में या पूरी 19वीं शताब्दी में, और उस समय हम कॉलोनियल टाइम्स में रह रहे थे, हम स्वाधीन नहीं थे, और औपनिवेशिक संदर्भ था पूरे कॉन्टेक्स्ट का। तो ऐसा माना जाता है कि औपनिवेशिक काल में, यानी 19वीं शताब्दी के समय जो तरीके अपनाए गए भारत के डीप पास्ट को समझने की, भारत के एंशिएंट पास्ट को समझने की, तो औपनिवेशिक अध्ययन के फलस्वरूप भारत के गहरे अतीत के बारे में जो अध्ययन की गई, उसके फलस्वरूप दो प्रवृत्तियां जन्म ली, और ये दोनों प्रवृत्तियां एक विरोधाभासी स्थिति को उद्धृत करती हैं। यानी कि जो दो इंस्टिंक्ट्स इससे जन्म ली औपनिवेशिक अध्ययन से प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए, वो एक दूसरे का विरोधाभासी है। तो पहला जो आप कह सकते हैं कि जो प्रवृत्ति है, वो है कि प्राचीन भारत की हमारी समझ औपनिवेशिक मंशाओं से इतनी प्रभावित थी या इतनी समझौता युक्त थी कि इसे औपनिवेशिक मंशाओं के बैक प्रोजेक्शन से ज्यादा कुछ समझा नहीं जा सकता। यानी कि वो प्राचीन भारतीय इतिहास सही रूप में हमारे तक नहीं आया, क्योंकि इसे औपनिवेशिक मंशाओं से जाना और समझा गया था। अतः जो औपनिवेशिक मंशाएं थीं, जो औपनिवेशिक इंटरेस्ट थे, उसका एक बैक प्रोजेक्शन मात्र रह गया। तो प्राचीन भारत के बारे में हम जो समझते हैं वो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल 19वीं शताब्दी की समझ और मंशाओं का बैक प्रोजेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है। ये एक प्रवृत्ति जिसकी बात हम कर रहे थे वो है। और ऐसा यह भी माना गया कि चूंकि डीप पास्ट की यह बैक प्रोजेक्शन 19वीं सदी की है, अतः इसे 19वीं सदी की इतनी बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में कुछ सार्थक कहना भी संभव नहीं है। यानी कि 19वीं शताब्दी प्राचीन भारतीय संदर्भ से काफी अलग थी, और 19वीं शताब्दी का बैक प्रोजेक्शन अगर प्राचीन भारतीय
अध्ययन का स्वरूप होगा तो उससे कुछ सार्थक नहीं निकलता। तो इसके फलस्वरूप इस मान्यता को आप कह सकते हैं एक जन्म मिला, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास को लगभग आप कह सकते हैं विदरिंग अवे ऑफ डीप पास्ट के तौर पर समझा गया, या इसे मुरझाया हुआ समझा गया कि अब प्राचीन भारत में कुछ रहा नहीं। जो भी है, जो भी हम जानते हैं 19वीं शताब्दी के औपनिवेशिक अध्ययन के फलस्वरूप, वह 19वीं शताब्दी की बैक प्रोजेक्शन के से ज्यादा कुछ नहीं है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक विदरिंग अवे ऑफ डीप पास्ट, और इसमें कुछ रस नहीं बचा। दूसरी प्रवृत्ति जिसके बारे में मैंने कहा कि यह विरोधाभासी है, वह है कि यहां चूंकि वो भी यह मानते हैं कि ये बैक प्रोजेक्शन से ज्यादा कुछ नहीं है प्राचीन भारतीय इतिहास, तो यहां टेंडेंसी इतिहास को खारिज करने की ही नहीं है, बल्कि यह माना गया कि प्राचीन भारतीय इतिहास को मुरझाने या सिकोड़ने के बजाय इसे असीमित तरीके से विस्तार किया जाए। यानी 19वीं शताब्दी औपनिवेशिक ढांचे से, औपनिवेशिक मंशाओं से लिखे गए डीप पास्ट बहुत सार्थक तो नहीं है, और वो बिल्कुल विदर्ड अवे हो चुके हैं, वो बिल्कुल श्रिंक हो चुके हैं। तो अब क्या किया जाए? तो इसे नकारने के साथ साथ इसे और विस्तृत तरीके से लिखने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। तो आप देख सकते हैं जो हिस्टोरियोग्राफी है, जो इतिहास लेखन की परंपरा है प्राचीन भारत की आधुनिक इतिहासकारों की, उसमें जो दो वेरिएंट्स हैं। जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो भी कॉलोनियल हिस्ट्री को काफी कॉम्प्रोमाइज्ड मानते हैं। जो राइट विंग हिस्टोरियंस हैं वो भी कॉलोनियल हिस्ट्री को काफी कॉम्प्रोमाइज्ड मानते हैं, और फिर से एक प्राचीन भारत का एक नया इतिहास लिखने की कोशिश करते हैं। तो इन दोनों विरोधाभासी प्रवृत्तियों से एक टेंडेंसी जन्म लेती है, जिसे आप अपने स्लाइड पर देख सकते हैं। दिस इज द टेंडेंसी टू मैग्निफाई नॉट द पास्ट इन जनरल but its most ancient beginnings, and treat those beginnings as the charter myth of the nation and the nation state as their destiny. This tendency regards the deep past as drenched in significance for the present and the future. तो जैसा मैंने कहा कि एक तरफ तो उसे बिल्कुल विदर्ड अवे, मुरझाया हुआ मान लिया गया, वहीं दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि डीप पास्ट को आप पुनः नए तरीके से ऐसा लिखें, प्राचीन भारतीय इतिहास को ऐसा लिखें कि आज जो वर्तमान का राष्ट्र है उसका वो चार्टर मिथ की तरह दिखे। तो यहां जो हुआ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो रहा है कि एक मिथिकल पास्ट वैसा रिकंस्ट्रक्ट किया जाए और उसे वैसे स्वरूप में प्रस्तुत किया जाए कि उसका जो अंतोगत्वा वो कहां जाता है, उसकी डेस्टिनी कहां है, तो वो आज के नेशन स्टेट में है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो दोनों प्रवृत्तियां हैं जो विरोधाभासी हैं, वो कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में जो डीप पास्ट के बारे में अध्ययन किया गया उसी के फलस्वरूप जन्म ली, और उससे जन्मी हुई ये जो दो टेंडेंसीज हैं, दो प्रवृत्तियां हैं, वो अपने आप में विरोधाभासी हैं। परंतु प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की जो वर्तमान परिपाटी है वो इन्हीं प्रवृत्तियों से जूझती हुई नजर आती है। लेक्चर के अगले या खंड 2 में हम इसको आगे इसको विस्तार से इसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।